हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज किस तरह से कैलकुलेट करना है उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके बाद हमें पढ़ना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अब देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो हम कैपिटल के से डिनोट करेंगे। अब बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो एक जो कंसेप्ट है वो हम देखेंगे। समझो हमारे पास एक बॉडी है एंड वी आर टेकिंग इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। समझो दिस एक्सिस इज पैरेलल टू वाई और हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट दिस एक्सिस। तो इस बॉडी का मास जो है ये मास हम कैपिटल एम कंसिडर करेंगे। दिस इज द पॉइंट ओ एट विच वी आर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है तो वो बेसिकली हम इस तरह से लिख देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल्स टू, समझो ये बॉडी कुछ पार्टिकल से अगर बना होगा, कुछ फाइनाइट पार्टिकल से अगर बना है तो हम बेसिकली इसे लिख सकते हैं एम आई आर आई स्क्वायर और आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था बेसिक फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर एंड आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो इसे अप्रोक्सीमेटली बेसिकली हम एम आर स्क्वायर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक फॉर्मूला इस एक्सिस के अराउंड। अब सेम बॉडी होगा, ठीक है, यहाँ पे हम सेम बॉडी कंसिडर करने वाले और यहाँ पे समझो हमारा पास ये एक्सिस हो गया सेकंड। अब देखो यहाँ पे जो एक्सिस हमने कंसिडर किया था ये बॉडी में से पास हो रहा था और इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल का इस एक्सिस के अराउंड हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर हर एक को ऐड किया और इसको हमने सेंटर ऑफ मास कंसिडर किया था। अब हम क्या करने वाले कि हम एक एक्सिस कंसिडर करेंगे और समझो कि इस एक्सिस से कुछ दूरी डिस्टेंस पे यही टोटल मास जो था, यहाँ पे जो टोटल मास है वो हम यहाँ पे एक पॉइंट मास की तरह दिखाने वाले हैं m। मास उतना ही रहेगा, सिर्फ हमने यहाँ पे पूरा जो बॉडी था उस बॉडी को हमने कन्वर्ट किया एक सिंपल पॉइंट मास में और यहाँ पे हम इतना डिस्टेंस जो होगा इस डिस्टेंस को k कंसिडर करने वाले। अगर ये बॉडी इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व होता है, बेसिकली इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व होता है एंड ड्यूरिंग दिस रिवॉल्यूशन, जब ये रिवॉल्व होगा तो समझो कि ये के डिस्टेंस हमें लेना कितना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट के, द वैल्यू ऑफ दैट डिस्टेंस के मस्ट बी सच दैट कि उस केस के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलने वाला है इस एक्सिस के अराउंड, हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए जब हमने पहले एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। यानी कि अगर आप इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो बेसिकली मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये होने वाला है एम के स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसकी वैल्यू कितनी चाहिए, तो जो यहाँ पे निकली थी वही। यानी कि आप आगे चल के इसे क्या लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हो एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ पे एम गेट कैंसिल, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है आर इज इक्वल्स टू के, आर इज इक्वल्स टू के। लेकिन हमने एक सिंपल केस कंसिडर करा कि जिसके अंदर आर यानी कि के होने वाला, यानी कि ये डिस्टेंस है, के इज द डिस्टेंस कि जहाँ से हमें सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने वाला है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, तो इसका सिग्निफिकेंस भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद और डिटेल में देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। बहुत सी बार इसका सिग्निफिकेंस पूछा जाता है, तो अब इसका सिग्निफिकेंस देखो। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के का वैल्यू छोटा होता है तो उसका मतलब होता है, अब इसका वैल्यू छोटा हुआ तो ये मास कहाँ पे आने वाला है, दिस मास विल बी हियर और यहाँ से ये चक्कर लगाएगा और इसको और छोटा करेंगे तो यहाँ से चक्कर लगाएगा। यानी कि अगर रेडियस ऑफ गायरेशन कम होता है तो मास जो होगा वो एक्सिस के करीब होगा। लेकिन अगर मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होता है तो उस केस में जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इट इज एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये सिग्निफिकेंस के लिए हम रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे तो बेसिकली हमने निकाला आर इज इक्वल्स टू के, लेकिन यहाँ पे हमने किसी भी बॉडी का शेप के बारे में
नहीं सोचा था। लेकिन अब कंसीडर करो, एक एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस रेडियस ऑफ गायरेशन किस तरह से निकालते हैं। और देखो यहाँ से सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि आप, ये तो बेसिक हो गया, अब यहाँ से I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वेयर, देयरफॉर के स्क्वेयर इक्वल्स टू बिकम I डिवाइडेड बाय m एंड रेडियस ऑफ गायरेशन k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाय m। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होने वाला है रेडियस ऑफ गायरेशन का, और इसमें जो वैल्यू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो हमें जिस बॉडी के लिए पूछा जाएगा उस बॉडी का हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले। ये तो मैंने बेसिक स्टेप बता दिया कि k एंड r इक्वल होते हैं, हर बॉडी के लिए नहीं, लेकिन कुछ बॉडी के लिए दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है। अब हम लेंगे एग्जाम्पल में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। समझो हमारे पास डिस्क है और हमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट था वो तो फिक्स हो गया। जब हमने इसकी पढ़ाई की तो उसके केस में हमने एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट लिया था। देखो अब हमारे पास जो बॉडी होगी, ये बॉडी इस तरह से, दैट इज द डिस्क। अब डिस्क के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस I। अब ये y एक्सिस को पैरेलल है तो इसे हम I लिख देंगे। तो बेसिकली इस केस में आपको फॉर्मूला पता है I के लिए mr² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन। बट रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला k इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाय m। तो इस केस में हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ पे निकालने वाले, तो इस एक्सिस को पैरेलल कहीं तो भी और एक एक्सिस होगा जहाँ से इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम उतना ही मिलने वाला है जितना कि हमें इस एक्सिस के ऊपर मिला था। तो यहाँ पे इसलिए हम इसको लिखेंगे I तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, I का वैल्यू mr² डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे m गेट कैंसल। तो इस केस में ये था k का वैल्यू, तो k इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, k इज इक्वल्स टू r² का स्क्वायर रूट निकालने के बाद r डिवाइडेड बाई √2। यानी कि अगर हम डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन देखेंगे तो डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू हो गया r डिवाइडेड बाई √2। यानी कि आप सेंटर से r डिवाइडेड बाई √2 डिस्टेंस पे जाते हो और उस पॉइंट के ऊपर उस डिस्क को घुमाते हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम उतना ही मिलेगा जितना हमें सेंटर पे मिल रहा था। तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब देखेंगे सेकंड एग्जांपल। अगर पूछा जाता है रिंग के लिए, तो अब देखो रिंग, ये हो गया रिंग का डायग्राम। अब हमें रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला पता है, दैट इज द I इक्वल्स टू mr²। ये था बेसिक फॉर्मूला। बट k इज इक्वल्स टू, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो इस केस में दिस एक्सिस इज अगेन पैरेलल टू I, सो वी कैन राइट I। तो यहाँ पे भी लिख देंगे I। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर देते हो k इक्वल्स टू, तो उसका वैल्यू होगा mr² डिवाइडेड बाय m, m गेट कैंसल, r² का अगर स्क्वायर रूट निकालते हो तो k, तो इस केस के लिए k इक्वल्स टू बिकम r। यानी कि अगर रिंग होता है तो रिंग के लिए मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू हो जाएगा r, लेकिन अगर डिस्क निकालते हैं तो डिस्क के लिए हो जाएगा r बाई √2। यानी कि आप इस एक्सिस को इस डिस्टेंस पे लेते हो, दैट इज द डिस्टेंस r, और इसे अगर रिवॉल्व कर दोगे तो से वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलने वाला है जो हमने सेंटर पे निकाला था। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। तो हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट एक्सिस पे मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा जाता है। और इसका सिग्निफिकेंस हमने देखा था, सिग्निफिकेंस कि अगर रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू कम या ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम द एक्सिस इट विल बी मोर और
लेस, इस तरह से होगा। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन लेस होता है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत नज़दीक होगा फ्रॉम द एक्सिस। अगर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू ज़्यादा होता है तो उस केस में मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा विच इट मस्ट बी एट अ लार्जर डिस्टेंस। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। सिंस फ्रॉम लास्ट 2 lectures we are hearing about the parallel axis theorem. Now in this lecture we will see what is exactly parallel axis theorem and where to use this theorem. तो इनिशियली बेसिकली हम एक बॉडी कंसिडर करेंगे इसको समझने के लिए। समझो वी हैव दिस बॉडी एंड वी आर कंसिडरिंग हियर एक्सिस। तो समझो यहाँ पे हमने एक एक्सिस कंसिडर किया और हमें इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कंसिडर करेंगे I0। अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे इसमें नई कौन सी बात है कि हमने इससे पहले भी इस तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, लेकिन जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था रिंग डिस्क तो उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना था और हमने हर केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया एट द सेंटर। लेकिन सेंटर छोड़ के अगर आप किसी अदर पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकालोगे? अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पता है तो हमने यहाँ पे एक एक्सिस कंसिडर किया विच इज एट पॉइंट O। अगर इस एक्सिस के ऊपर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे पता है? तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, जो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक एक्सिस कंसिडर किया विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर C। यहाँ पे एक्सिस हमने O कंसिडर किया विच इज पासिंग थ्रू O। अब हम यहाँ पे बेसिकली हमें निकालना है I0 और यहाँ पे जो एक्सिस O से पास हो रहा है इट इज पैरेलल टू द अनदर एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी। तो देखो यहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए जहाँ पे भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो एक्सिस अगर दूसरे एक्सिस यानी कि सेकंड वाला एक्सिस अगर सेंटर से पास होता है और उसे वो पैरेलल है तभी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। बेसिकली ये सेंटेंस रिपीट करके सुन लो कि अगर आपको जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है समझो O पे, तो इसमें से जो एक्सिस पास हो रहा है वो किस एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए? जो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है। अगर इस तरह से कंडीशन बनता है तभी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे पता होता है? तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, तो इसे हम कंसिडर करेंगे IC। ठीक है, तो समझो यहाँ पे C पॉइंट था, अब इसे कैलकुलेट करना है तो हमें प्रूफ क्या होता है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो सेंटेंस है विच इज इक्वल्स टू I0 इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के बाद हम I0 इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर लिख सकते हैं। I0 दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट O, IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू C एंड MH स्क्वायर। तो देखो MH स्क्वायर क्या होता है? M इज द मास ऑफ दिस बॉडी और H इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज बिटवीन 2 एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस हम कंसिडर करेंगे H। तो समझो अब इसे प्रूफ करना है, तो प्रूफ किस तरह से करेंगे? समझो यहाँ पे एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, जो पॉइंट P से डिनोट करेंगे और इसका मास होगा dm। हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया इस बॉडी का जिसका मास होने वाला है dm। अब पॉइंट O से इसका डिस्टेंस हो जाएगा OP और पॉइंट C से ये हो जाएगा OC। ठीक है, सॉरी PC। अब इस तरह से हमें डिस्टेंस भी मिल गए। ठीक है, तो हमने पैरेलल एक्सिस जो था उनके बीच का डिस्टेंस कंसिडर किया H। तब हम यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ से भी इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे और यहाँ पे नाम लिख देंगे N। तो जो CN था उसका डिस्टेंस हम X कंसिडर करेंगे। देखो OC इज इक्वल्स टू H, CN जो डिस्टेंस था उसे हमने कंसिडर किया X। तो अब बेसिकली अगर इस पॉइंट P के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखो अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर IC इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास ऑफ दैट पॉइंट दैट इज dm एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो पॉइंट P का डिस्टेंस C से होता है CP, तो इसे लिख देंगे CP का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर।
अब सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे. सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O विच इज पैरेलल टू द एन एक्सिस पासिंग थ्रू C. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम उस मास का वैल्यू, उस पॉइंट का वैल्यू ऑफ दैट मास विच इज एट पॉइंट P एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो OP स्क्वायर. तो यहाँ पे IC एंड IO दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली. तो आप देखेंगे कि इसे प्रूव किस तरह से करना है. तो आप बेसिकली देखो I0 इज इक्वल टू हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ DM OP स्क्वायर. तो आप देखो इस ट्राइंगल में से फ्रॉम दिस ट्राइंगल कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो ON प्लस NP स्क्वायर, ON प्लस NP स्क्वायर. यानी कि अब देखो यहाँ पे हम लिख देंगे पूरा सेंटेंस I0 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DM और जो OP था OP स्क्वायर को हम लिख देंगे ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर. दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम वहां पे अप्लाई करेंगे. तो हम लिख देंगे ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, इस तरह से. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ON जो था ON को हम क्या लिख सकते हैं H प्लस एक्स. ON जो था ON को हम लिख देंगे H प्लस एक्स. तो इसे आगे चल के लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में I0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू ब्रैकेट H प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा H प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, उसको NP ही रन देंगे NP स्क्वायर. ठीक है. अब देखो इसे आगे और एक्सपांड करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ DM H स्क्वायर प्लस 2HX प्लस एक्स स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा बेसिक इक्वेशन. अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो एक्स स्क्वायर यानी कि CN का स्क्वायर और NP स्क्वायर, तो ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर क्या बनने वाला है CP स्क्वायर. यानी कि जो यहाँ पे मैंने टर्म लिखा एक्स स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर उसे हम क्या लिख सकते हैं CP स्क्वायर. तो ये वाला इक्वेशन फिर से बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू ब्रैकेट H स्क्वायर प्लस 2HX प्लस उसे लिख देंगे हम CP स्क्वायर. ठीक है. तो ये होगा बेसिक. अब DM से मल्टीप्लाई कर देंगे. DM से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ DM H स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू सेपरेटली बाहर जो कांस्टेंट होने वाला है H भी कांस्टेंट होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस एंड DMX प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू CP स्क्वायर और यहाँ पे होगा I0. अब देखो DM H स्क्वायर, तो यहाँ पे H स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है. DM का इंटीग्रेशन करेंगे, हर जो पॉइंट होगा जिसका मास DM होगा हर एक पॉइंट्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा MH स्क्वायर टोटल मास ऑफ द बॉडी. इंटीग्रेशन ऑफ DM M एंड H स्क्वायर एज इट इज. यहाँ पे बचेगा 2H इंटीग्रेशन ऑफ DMX प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DMCP स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ DMCP स्क्वायर यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ DMCP स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं IC. तो हमें यहाँ पे मिला IC. अब देखो जो इक्वेशन हमें प्रूव करना था दैट इज द I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर. तो यहाँ पे I0 इज इक्वल टू MH स्क्वायर प्लस IC, ये पूरा टर्म तो आ गया. अब बाकी है ये, तो इसको क्या करना है या तो फिर इसका मीनिंग क्या होता है. मोस्ट ऑफ द बुक में ये स्टेप के बारे में बताया गया इट इज इक्वल टू द 0. लेकिन वो इक्वल टू 0 क्यों होता है इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है. इक्वेशन तो आप किसी के भी पास ये लर्न कर सकते हो, बस यही प्रॉब्लम है कि ये 2H इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DMX क्या होता है. तो बेसिकली वो पॉइंट देखो, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 2H DMX 0 क्यों होता है, तो उससे हम देखेंगे 0 क्यों होता है. अगर मैं इसे 0 कंसिडर कर दूंगा तो I0 इज इक्वल टू हो जाएगा MH स्क्वायर प्लस IC. उसे हम लिख सकते हैं IC प्लस MH स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर. ये पूरे स्टेप एक बार अच्छे से देख लो. इसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका वैल्यू 0 क्यों होता है. अगर आपने इसको अच्छी तरह से पॉज करके देखा है तो हम देखेंगे 2H इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DMX 0 क्यों होता है.
तो बेसिकली देखो यहाँ पे हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स जो होता है ये हम कहाँ पे ले रहे हैं, तो इसका मीनिंग हमें पता करना है। अब बेसिकली देखो सिर्फ इतना पार्ट देखेंगे, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ कैपिटल एम से तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसे कैपिटल एम से। तो ये जो पूरा टर्म मिलने वाला है ये इसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास। ये जो पूरा टर्म है इस केस में, तो इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे जो इक्वेशन आया उसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एम किया। इसे जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एम करेंगे तो ये जो पूरा टर्म होगा इसे कहेंगे हम सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अबाउट एक्स एक्सिस कह सकते हैं या तो फिर कोई भी एक्सिस कह सकते हो यहाँ पे। तो इसका मीनिंग होता है कि जो एक्सिस है वही जो बॉडी का मास होगा वहीं पे लोकेट है। यानी कि इस कंडीशन में ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा पूरा मास इस पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हुआ, यानी कि अबाउट द सेंटर। क्योंकि बेसिकली फॉर्मूला देखो एक्स सी ओ एम सेंटर ऑफ मास, एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स डिवाइडेड बाय एम। तो इससे कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास। तो हमारा सेंटर ऑफ मास ये हो गया, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा 0, क्योंकि देखो हमने सी पॉइंट को ही सेंटर कंसीडर किया था, हमने सी पॉइंट को ही सेंटर कंसीडर किया। तो यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। और ये 0 कब पॉसिबल है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स 0 होता है तभी ये 0 पॉसिबल है, क्योंकि m का वैल्यू तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसका मास कंसीडर किया था। इसका मतलब हमने जो सी पॉइंट कंसीडर किया वो सेंटर पे ही था। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि सेंटर के ऊपर दैट इज द सेंटर ऑफ मास जो भी, इसलिए ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो ये था बेसिक लॉजिक अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I0 इज इक्वल्स टू IC प्लस MH²। अब इसका स्टेटमेंट के बारे, ये तो हमने डायरेक्टली पढ़ लिया कि इसको इस तरह से प्रूव करना है। आप इसका यूज भी हम देखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है, टू फाइंड, या तो फिर इट स्टेट्स दैट पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस, तो हमारे लिए एनी एक्सिस क्या होगा I0 is equal to the moment of inertia about an axis which is parallel to the given axis passing through center of body is equal to the moment of inertia about centroidal axis IC and sum of product of mass and the square of distance between the two axes। यानी कि सिंपली अगर हम कहेंगे कि अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जिस एक्सिस के ऊपर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, जो एक्सिस इस एक्सिस को पैरेलल है, जिसके ऊपर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले, इस एक्सिस को कौन सा एक्सिस पैरेलल है और जो सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन कि वो सेंटर से पास होना चाहिए, प्लस हम लेने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज द IC प्लस MH²। सेंटर से जो एक्सिस पास होने वाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दो एक्सिस के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस h इंटू H² इंटू मास। तो इसे कहते हैं बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तब इसका यूज क्या है कि आपको कहीं पे भी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके लिए आपको IC यानी कि सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। समझो हमारे पास एक डिस्क है, तो डिस्क के लिए हमें IC पता है mr²/2 और आपको पूछा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो एट अ पॉइंट, या तो फिर जो ऐसी लाइन जो टेंजेंट हो सकती है इसको, यानी कि सिंपली कहो कि मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया और इसको आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के ऊपर निकालना है। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूँ AB। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिस्क का अबाउट AB, दैट इज IAB इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो ये एक्सिस AB एक्सिस किस एक्सिस को पैरेलल है, तो जो एक्सिस सेंटर से जा रहा है तो इसे हम क्या लिख देंगे IC। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू, ये डिस्टेंस कितना होगा तो ये रेडियस हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज रेडियस। ठीक है, तो अब हमें निकालना है IAB।
तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई ए बी इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख देंगे, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो आर बराबर क्या होगा, एच। आई सी का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये था बेसिक आई ए बी। तो ये होगा आई ए बी का वैल्यू 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2। तो 3/2 एम आर स्क्वायर, जो भी टेंजेंट डिस्क से पास होने वाला है एंड विच इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंडीशन 3/2 एम आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो हमने ये एग्जाम्पल से भी पूरा क्लियर कर लिया। अब हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स करेंगे बाद में, कि जिसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। बेसिकली हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किस तरह से किया जाता है वो इसके पहले देख लिया। अब देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होता है। तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है इस केस में, हमें प्रूव करना है आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक बॉडी कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट और यहाँ पे हमने एक्सिस बनाए, तो ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। तो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आई जेड। इस डायरेक्शन में हम कंसिडर करेंगे हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के लिए अलोंग अगर इस एक्सिस हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वो हो जाएगा आई एक्स, और ये उसको भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये होगा हमारा वाई एक्सिस। तो इसके अलोंग अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो ये होगा आई वाई। तो इस केस के लिए समझो कि हमारे पास एक पॉइंट है, इस एक्सिस के लिए हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जिसका मास हम कंसिडर करेंगे dm। अब हर एक्सिस से इसका हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर y एक्सिस इसका डिस्टेंस इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पैरेलल टू होगा x, इसलिए इसको लिख देंगे x। अब x एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल टू y, तो इसे लिख देंगे y कोऑर्डिनेट। तो इसका पोजीशन होगा x, y। अब देखेंगे कि z एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो z एक्सिस के लिए हमें इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये होगा हमारा 0,0 और ये होगा z एक्सिस। तो बेसिकली देखो इतना डिस्टेंस x, तो इस साइड में जो डिस्टेंस होगा ये भी x हो जाएगा, यानी कि ये साइड x ये साइड y। तो ये साइड आप बेसिकली निकाल सकते हो, दैट इज द हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ से ज्योमेट्री से आप बेसिकली इतना लिख सकते हो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे तो उसे हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर। तो ये टर्म हो जाएगी जेड, ठीक है। तो बेसिकली हमें इतना कंप्लीट किया। अब देखो हमें लिखना है इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं आई एक्स, तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dm और x एक्सिस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे x एक्सिस से इस डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस हो गया y, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा y स्क्वायर। तो ये हो गया आई एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द x एक्सिस। इसी तरह से अगर हम लिख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे तो उस dm मास का डिस्टेंस हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना है अलोंग द z, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस। तो इंटीग्रेशन dm इंटू z एक्सिस से उसका डिस्टेंस z स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे z स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, हमने इसे अगर इस डिस्टेंस को z कंसिडर किया तो यहाँ पे लिख देंगे z स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली हम इस डिस्टेंस को रिजल्टेंट कंसिडर करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर। तो ये सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, बाद में कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर यानी कि क्या होगा आई वाई, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर क्या होगा आई एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गया आई जेड इज इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई एक्स। यानी कि समझो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है आई जेड, और उसके लिए
आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी इस आई जेड को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होने वाले अदर टू एक्सिस दैट इज अलोंग द एक्स एंड वाई, इनके अगर आपको वैल्यू पता है आई एक्स एंड आई वाई, तो आप बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके जो भी एक्सिस इस ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर होने वाला है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से, आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। बेसिकली हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर किया ओ पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर तीनों एक्सिस निकाल दिए जो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने वाले हैं। इन पूरे एक्सिस के बीच में हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया, समझो हमने पी पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास था डीएम। अब इस डीएम का हमने हर एक्सिस से कुछ डिस्टेंस कंसिडर किया, वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस होने वाला एक्स, फ्रॉम एक्स एक्सिस इट्स डिस्टेंस बिकम्स वाई एंड फ्रॉम जेड एक्सिस वी हैव कंसिडर्ड दैट डिस्टेंस एज आर। तो यहाँ पे अगर हम अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लिख सकते हैं हम बेसिकली आर स्क्वायर। उसके बाद हमारा पहला स्टेप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का है अलोंग एक्स, उसके बाद वाई एंड थर्ड अलोंग जेड। जब हम जेड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उस केस में आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो बेसिकली जब ये पूरा सेपरेशन हो जाएगा तो इसे लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। तो ये एक सिंपल थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कंपेयर टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आपको पैरेलल आता है और परपेंडिकुलर आता है तो आप बेसिकली हर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो इस एक्सिस थ्योरम के ऊपर।